कांची बंसल, इंडिया न्यूज राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे और ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। थोड़ी देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों पर सवाल जवाब इस कार्यवाही में देखने को मिलेंगे और साथ ही आपको बता दें, सदन में 3 ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो आज वित्त, चिकित्सा, शिक्षा, संसदीय कार्य मंत्री, पशुपालन विभाग से संबंधित सवाल किए जाएंगे। इसके साथ ही आज 3 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीधे आपको लिए चलते हैं। प्रताप की स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए लड़ाई लड़ी अकबर से, तो आदिवासियों ने ही उनका सहयोग किया और उनके साथ देने से उनको सफलता प्राप्त हुई। मैं ये भी जानता हूं कि भगवान राम जब वनवास गए तब उनको सहयोग करने वाले आदिवासी थे और भगवान राम ने जाकर के सबरी माँ के घर पर जाकर के झूठे बेर खाए। मैं ये भी जानता हूं कि जो मानगढ़ धाम है वहां पर 15,000 में बात करें, 15 आप बैठो, मैं 15 अनुमति मैंने दी है, सुनना पड़ेगा। बैठो, आपका मेरे बात सुने, आपका लिए तो आप जा सकते हो। ऐसा थोड़ी होगा। मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ, मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ। 2 मिनट ही दिए, संक्षिप्त कर रहा हूँ। 2 मिनट दिए, मैं 2 मिनट में ही पूरा करूंगा। और इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, संक्षेप में कहता हूँ कि ये हिंदू समाज के बात नहीं, हिंदू समाज का श्रेष्ठ अंग है। इनके बारे में नकारात्मक भाव रखना मैं नहीं मानता हूं और इसलिए मैं विपक्ष को या किसी आदिवासी बंधु को जो मेरी जाति के हैं उनको कोई कष्ट हुआ मेरे बोलने से, मेरी बात करने से या कोई शब्दों से, तो मैं खेद प्रकट करता हूं। धन्यवाद। प्रश्नकार श्री रविंद्र सिंह भाटी। श्री रविंद्र सिंह भाटी, संख्या 118, जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं बालोतरा। मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं बालोतरा में विगत 5 वर्षों में पाक विस्थापितों को नागरिकता आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में से कितनों का निस्तारण किया गया तथा कितने लंबित है? संख्या सदन की प्रश्न नहीं बोलते हैं क्या जी? प्रश्न संख्या नाम ही बोलते हैं संख्या जी। आप प्रश्न से क्या पूछेंगे ये अपना आप जवाब दे देंगे। प्रश्न नहीं आता। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 पूरे प्रश्न पूछिए। जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं बालोतरा में विगत 5 वर्षों में प्राप्त आवेदनों का संख्यात्मक विवरण निम्न अनुसार है। नंबर 1, बाड़मेर, जिला बाड़मेर, विगत 5 वर्षों में कुल प्राप्त आवेदन 72, निस्तारित इनमें से हुए 28 और लंबित है 44। दूसरा है जैसलमेर, जिसके अंदर 294 कुल आवेदन थे, प्राप्त हुए 56 निस्तारित हुए और 238 लंबित हैं। और तीसरा है बालोतरा जिला, 7 आवेदन प्राप्त हुए और निस्तारित कोई भी नहीं हुए और 7 लंबित है। कुल आपके जो प्रश्न जो पूछा तीनों जिलों का एक समान, उसके अंदर 373 आवेदन प्राप्त हुए, निस्तारित हुए 84 और लंबित है 292। माननीय सदस्य जी, क्या यह सही है कि पाक विस्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं से परिचित नहीं होने के कारण आवश्यक कमी पूर्ति समय पर नहीं कर पाते तथा नागरिकता आवेदन पत्रों के निस्तारण में विलंब हो रहा है? यदि हाँ, तो विभाग जिला स्तर पर इस हेतु विशेष हेल्प डेस्क, सलाह केंद्र, नोडल अधिकारी नियुक्त कर आवेदन पत्रों को शीघ्र निस्तारण का राज्य सरकार विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक, और नहीं तो कारण सदन मेज पे रखें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यहाँ पर सूचना फिगर्स भी हैं कि जो ये पूरे राजस्थान का मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। टोटल एप्लीकेशन रिसीव 2465, उसमें से सर्टिफिकेट्स इशूड आपके 350। आपके जो 2016 से 24 जो है सिटीजनशिप ग्रांटेड, अभी तक 2016 से 24 तक पूरे राजस्थान में 2329 हुई है। राजस्थान की जो पूरी पेंडेंसी है, टोटल पेंडिंग 1566 और
उसमें से 300 जो हैं आईबी की रिपोर्ट के प्रति पेंडिंग है। माननीय सदस्य ने जो बोला उसके मैं ये बताना चाहूँगा, कलेक्टर्स जो हैं, कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया नए एक्ट के तहत कि वो ही जो है इसके इंचार्ज रहेंगे। और गृह विभाग ने कलेक्टर्स को चिट्ठी भी लिखी है और बोला कि इसके अंदर इसको फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए हर महीने कैंप्स रखे जाएंगे और जो प्रोसेस जो है उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। मैं माननीय सदस्य को मैं बता दूंगा कि 6B के तहत क्या क्या दस्तावेज चाहिए, बहुत कम चाहिए। और उसके बाद जो दूसरे सेक्शन 5 और 6 है उसके अंदर क्या क्या चाहिए आपको बता दूंगा। ये अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ से जो माइनॉरिटीज़ जिसको गिना गया है उसमें हिंदू, सिख, पारसी, जैनी, ऐसे क्रिश्चियन, ऐसे 6 अपन ने कैटेगरीज दिए जिनको हम माइनॉरिटीज़ मानते हैं। और वो इंडिया में जो आ रहे हैं उनका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, उनका वीज़ा वैलिड होना चाहिए और हम बिल्कुल इसको बिल्कुल प्रायोरिटी पे इनको प्रोसेस कर रहे हैं। जल्दी करना चाहिए। श्री गणेश डोगरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। हो गया, उन्होंने उत्तर दे दिया, कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कलेक्टर के पास में पहले से खूब सारी पेंडेंसी रहती है, एक विशेष नोडल अधिकारी या जिला स्तर पर कुछ रखने का प्रावधान रखते हैं। बैठिए। प्रश्न संख्या 106। माननीय मंत्री जी। खंड 1। जी हाँ, परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणा पैरा संख्या 40 के द्वारा डूंगरपुर में जनजातीय नायक। अब प्रश्न उत्तर। नो। अगला प्रश्न हो गया, बैठिए। अंकित नहीं हो, बैठिए। किसी और को अनुमति नहीं है, विपक्ष के अलावा अनुमति नहीं है। अरे मैं पूछ लिया, दोनों पैरा आगे संख्या 40 द्वारा मेरा डूंगरपुर काम में है। जनजातीय नायक डूंगर बंगरडा स्मारक का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है। विगत वर्षों में नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा धन माता की पहाड़ियों पर कराए गए विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का विवरण परिशिष्ट ए पे संलग्न है। खंड 2। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर रोडवेज बस स्टैंड के पास तिराहे पर राजा डूंगर बरंडा की प्रतिभा स्थापित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। प्रतिभा स्थापित किए जाने संबंधी प्राप्त प्रस्तावों पर प्रचलित नियमों, दिशा निर्देशों के आधार पर निर्णित किया जाता है। खंड 3। जी हाँ, सरकार द्वारा डूंगरपुर जिले में पर्यटक को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2024-25 के बजट संबंध में प्रस्तुत वक्तव्य के पैरा संख्या 53 के अंतर्गत आस्था केंद्र वेणेश्वर धाम डूंगरपुर के विकास कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही परिवर्तित बजट 2024-25 के पैरा संख्या 40 द्वारा डूंगरपुर में शिल्प ग्राम बनाए जाने की घोषणा की गई है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूँगा कि आपने ये घोषणा तो कर दी जनजातीय नायक डूंगर बरंडा का स्मारक का निर्माण किया जाएगा, लेकिन वहाँ क्षेत्र की मांग है, जनता की मांग है, जो बस स्टैंड के पास तिराहा है वहाँ पर डूंगर बरंडा की मूर्ति की स्थापना की जाए। तो इसमें आपने लिखा है जी नहीं, तो क्यों नहीं वहाँ पर आप उसकी मूर्ति स्थापित नहीं करना चाहते हैं? दूसरा बात दूसरी है कि इसमें आपने कह दिया कि धनमाता की पहाड़ी पर पूरा विकसित हो चुका है, लेकिन वहाँ पर मौके पे जाके देखो नगर परिषद ने फर्जी बिल बनाकर फर्जी पैसा उठा लिया है, पर मौके पे कोई काम नहीं हुआ है वहाँ पर। तो इसकी जांच होनी चाहिए। धनमाता जो हमारा डूंगरपुर राजा भील राजा था, उसके नाम से डूंगरपुर शहर बसा है, उसके नाम से डूंगरपुर जिले का नाम संस्थापक था डूंगर बरंडा भील। तो वहाँ पर धन की और काल की 2 रानियां थी, वो वहाँ पर जोहर हुई। प्रश्न पूछिए। प्रश्न यही पूछ रहा हूँ, वहाँ पर विकास नहीं हुआ है, तो आप क्या विकास करना चाहते हैं या नहीं चाहते? और मूर्ति वहाँ पर तिराहे पे स्थापित क्यों नहीं करना चाहते? और तीसरी बात है, उत्तर आने दीजिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रश्न संख्या 2 में बता दिया है कि अभी जैसे ही प्रस्ताव प्राप्त अभी तक नहीं हुए, प्रस्ताव प्राप्त होने पर तिराहे के ऊपर देखा जाना पड़ेगा कि वहाँ पर जो है यातायात विभाग भी उसकी अनुमति देता है नहीं देता है, और उसके जो प्रचलित नियम और दिशा निर्देशों के अनुसार इसकी जांच करवाकर और वहाँ पर प्रतिभा स्थापित करने का निर्णय लिया जाएगा। और फिर सेकंड, जैसे इन्होंने पूछा है कि धनमाता क्षेत्र के अंदर, तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह नगर परिषद द्वारा वहाँ पर कार्य करवाए गए, और यदि वहाँ पर किसी तरह की कोई आपत्ति है या वहाँ पर कार्य सही नहीं हो पाए हैं,
तो निश्चित रूप से जो है उसकी जांच करवाकर जो दोषी अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई करवाई जाएगी। दूसरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा बजट घोषणा में बेणेश्वर के लिए घोषणा की है, तो इस बजट घोषणा में बेणेश्वर के लिए क्या करेंगे आप? कोई घोषणा नहीं है इसमें। दूसरी बात, देव सोमनाथ, जो एक रात में देव सोमनाथ मंदिर बनाए उसके लिए भी कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन जनजाति पर भारतीय जनता पार्टी ने बजट में कोई घोषणा नहीं की है। बैठिए बैठिए, प्रश्न अब माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2022-23 के अंदर डूंगरपुर के लिए ये वांगा टूरिज्म सर्किट द्वारा डूंगरपुर बेणेश्वर धाम का विकास करने के लिए सिर्फ घोषणा की गई थी। इसके अलावा 2023-24 में जो 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था उसमें भी सिर्फ आचार संहिता के लागू होने के एक दिन पहले इन्होंने एनडीएफ जारी करी थी और संकल्प, और हमने जो अभी जो घोषणा की है 24-25 के बजट के अंतर्गत वोट ऑन अकाउंट के अंतर्गत उसमें कार्यकारी जी एजेंसी भी हमने डिसाइड कर ली है राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा और जो उसका स्थान है वो भी चिन्हित करके उसकी विस्तृत डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। अगला प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट दो प्रश्न हो गए, पुस्तक दो हो गए, लिखा है बेणेश्वर के लिए, फिर धर्मपाल, बेणेश्वर के लिए गलत उत्तर दिया। माननीय बैठिए, दो हो गए, उत्तर आ गया। बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 107। माननीय मंत्री जी। क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर कृषि पर्यवेक्षकों के पदों एवं मुख्यालय का सृजन किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक पद सर्जित करने का राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में कृषि पर्यवेक्षक के 29 पद सृजित है तथा 3 पद रिक्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1952 धारा 9 के अनुसार मंदिर माफी की कृषि भूमि पर काश्त करने वाले वास्तविक किसानों के नाम जमाबंदी में अंकित नहीं होने के कारण उन किसानों को सरकार द्वारा प्रदत्त विभागीय अनुदानों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या राज्य सरकार ऐसे किसानों का नाम जमाबंदी में अंकित करने का मंशा रखती है, विचार रखती है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को जानकारी देना चाहूँगा कि इस चीज़ का हम परीक्षण करवा लेंगे और जिस तरीके से माननीय सदस्य ने चाहे उसकी जांच करवा करके उचित निर्णय लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक पूरक प्रश्न और है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, किसानों की मांग एवं आवश्यकता फसल प्रबंधन हेतु क्या राज्य सरकार विधानसभा खेतड़ी ग्राम पंचायत स्तर में कृषि सेवा केंद्र व विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय या विज्ञान केंद्र स्थापना करने की मंशा रखती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूर्व प्रश्न के अंदर भी मैंने बताया कि क्षेत्र की आवश्यकता और राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर ये फैसले लिए जाते हैं। तो जैसा कि माननीय सदस्य ने आवश्यकता जताई है, यदि वहाँ पर निरीक्षण करने पर उचित पाया जाएगा तो महाविद्यालय का बिल्कुल इस पर विचार किया जा सकता है। माननीय। कहना चाहूँगा, कृषि से जुड़ा हुआ मामला है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार कृषि मंत्री जी ने जो इस्तीफा दिया है उसको स्वीकार करने का विचार रखती है? छुट्टी पे है वो, छुट्टी बैठिए। श्री अगला प्रश्न श्री हरि सिंह रावत। एक मेरा निवेदन है। जोगेश्वर जी, जोगेश्वर जी, अरे ऐसा प्रश्न पूछेगा? माननीय बचकाना प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं। मेरा एक निवेदन है। इसी सदन ने छुट्टी स्वीकार की है, इसे उस पर कोई प्रश्न नहीं आ सकता। मेरा एक निवेदन है, हम माननीय प्रतिपक्ष के नेता का बहुत सम्मान करते हैं और ये बोलते हैं हमारा धर्म है। आप तो बैठो, आपको क्या हो गया? मैंने हम इनको डिस्टर्ब नहीं करा, ये हमारा फर्ज है। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता भी जरूरी हो तो ही बोले, हर बार बोले तो फिर उनका वो सम्मान हमसे रह नहीं पाता है। और हम सम्मान नहीं देंगे। क्या ये गड़बड़ क्यों हुई है? क्या पड़ोसी आते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है? चलो हो गया। अगला प्रश्न श्री हरि सिंह रावत। अरे छुट्टी है, गायब नहीं है। अजी माननीय सदस्य, अरे बैठो। अरे उत्तर मैंने दे दिया। माननीय, अरे संसदीय मंत्री जी, संसदीय मंत्री जी, अरे प्रश्नकाल है। अरे
माननीय सदस्य, माननीय प्रश्न मंत्री जी, संख्या 108। माननीय मंत्री जी इधर भी देखा करो। हाँ, तो ये भी छुट्टी में, इसलिए ये प्रश्न का आपको प्रश्न पे पूछना था, इस पे बात नहीं आवश्यकता नहीं। हाँ, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र भीम के कस्बे भीम, जिला राजसमंद में वर्तमान में 100 शैय्याओं युक्त उप जिला चिकित्सालय स्वीकृत है। स्वीकृत शैय्याओं का वर्ष 2023 में शैय्याओं की उपयोगिता दर BOR 69% ही रही है। राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 6/12/2019 को किसी भी जिले में पर संबंधित चिकित्सालय की शैय्याओं की उपस्थिति दर BOR 95% या उससे अधिक होने के नॉर्म्स घोषित किए गए थे। इसलिए उप जिला चिकित्सालय भीम को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, इन्हीं के नॉर्म्स के द्वारा एक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 2 से एक अध्यादेश जारी हुआ है जिसमें लिखा है जिला चिकित्सा घोषित किए जाने के नॉर्म्स। उस नॉर्म्स के अनुसार हर नॉर्म्स मेरे फुलफिल करता है अध्यक्ष महोदय। जैसे इन्होंने लिखा है संविधान चिकित्सा कम से कम 150 बेड होना चाहिए, 150 बेड मेरा है। दूसरा इन्होंने लिखा है संबंधित चिकित्सालय लाभान्वित होने वाली संख्या 8 से 10 लाख है। मेरे 4 जिलों का संगमस्थलीय 8-10 नहीं करीब 15 लाख की पॉपुलेशन मेरे सराउंडिंग में होती है। थर्ड दूसरा इन्होंने लिखा है संबंधित चिकित्सालय से 70 किलोमीटर की परिधि में अन्य जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ तो करीब आज नाथद्वारा में जो जिला चिकित्सालय केवल 15 किलोमीटर ही है, तो फिर नॉर्म्स कहाँ गए? फिर हमारे जो कि 100 किलोमीटर दूर है। और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैंने पुलिस की रिपोर्ट ली है जिसमें मेरे अभी 326 दुर्घटनाएं हो चुकी है। नेशनल हाईवे नंबर 8 पे मेरा पूरा विधानसभा स्थित है। उसके बावजूद अगर ये नहीं खोलते तो मैं समझा इससे बड़ा तो हमारे कोई दुर्भाग्य होगा नहीं, इसके स्पष्ट करें। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अगर बाई द कॉलेज अगर नहीं खोल सकते, कम से नर्सिंग कॉलेज तो खोले तो कम से हमारे बेरोजगार को सहायता मिल सकती है। प्रश्न पूछे माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमंद जिला एक छोटा जिला है, उसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऑलरेडी वर्किंग में हैं, राजसमंद और नाथद्वारा। भीम जो विधानसभा है उसके अंदर 2 SDH, अभी देवगढ़ को भी SDH बनाया CHC से, इस बजट में घोषणा हुई। 2 CHC, PHC 12 और सब सेंटर 59 हैं। ये जो नियम जो बनते हैं, अब हमने 4-5 पैरामीटर्स यूज़ किए हैं, उसके अंदर एक पैरामीटर रिलैक्स हो सकता है अगर आवश्यकता हो। जैसे माननीय सदस्य ने बोला कि मेरे 150 बेड्स हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक को ये अवगत कराना चाहूँगा कि 2022 में 76% इनकी ऑक्यूपेंसी थी 150 बेड की, और 2023 के अंदर वो गिर के 69 आ गई है। हमें खुशी है कि बीमार लोग कम आए। इसके अंदर 70 किलोमीटर का जो रेडियस है, इसका मतलब 140 किलोमीटर के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, और 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इनके पास है ही। राजसमंद वहाँ से 100 किलोमीटर है। देवगढ़ जो है अभी CHC से अभी SDH बनाई है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराता हूँ कि अगले वर्ष हम पूरा, अगले बजट में हम पूरा देखेंगे कि भाई क्या ऑक्यूपेंसी है, और हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारे बजट हमें अलाउ करता है तो इनका प्रायोरिटी से इनका काम करेंगे। श्री अगला प्रश्न हरिमोहन शर्मा। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय नर्सिंग कॉलेज में घोषणा कर सकते हो कम से कम। हरिमोहन शर्मा। अध्यक्ष महोदय जवाब दीजिए। 10802 माननीय मंत्री जी बैठिए। माननीय मंत्री उत्तर देंगे। 1802 शिक्षा का नंबर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र बूंदी में 7 बैठिए, प्रश्नकाल में डिस्टर्बेंस नहीं। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बूंदी में 7 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालित किए जा रहे हैं। उक्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है। खंड 2 उक्त विद्यालयों में प्रयोगशाला
भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान की उपलब्धता आवश्यकता की स्थिति का विवरण तथा अन्य भौतिक संसाधनों की उपलब्धता व आवश्यकताओं का विवरण क्रमशः परिशिष्ट ख एवं ग पर उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में दी गई नियुक्तियों का पदवार व विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट घ पर संलग्न है। खंड 3 उक्त विद्यालय में कौन कौन से पद हैं एवं कब कब से रिक्त हैं का विवरण परिशिष्ट क पर सम्मिलित है। माननीय सदस्य, मुझे इस बात की खुशी है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन 7 विद्यालय में अधिकांश प्राध्यापक और लेक्चरर लगा रखे, लेकिन चलिए लेकिन जो पद रिक्त हैं, उत्तर सुनिए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, एग्रीकल्चर वाले जो 2, 3, 4 पद रिक्त हैं, उनको आप कब तक भर देंगे? नंबर 1। और नंबर 2, जो लैब की रिक्वायरमेंट आपने माना है कि इन विद्यालयों में ये लैब की रिक्वायरमेंट है, उन लैब के अभाव में वहां पर शैक्षणिक कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा है, तो आप उन वांछित स्थानों पर जहाँ सरकार ये मानती है कि यहाँ इतनी लैब होना आवश्यक है, उनको कब तक पूरा कर देंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडाना थावन करके है, इसका जो साइंस में बच्चे पढ़ते हैं वह तो 3 हैं कक्षा 10 में और 11 में, और बच्चियां हैं 2, यानी कुल 5 स्टूडेंट हैं। इसी प्रकार से नीम का खेड़ा में 5 तो छात्र हैं और 4 छात्राएं हैं, और इसी प्रकार से स्कूल सिलोरा में 5 छात्र हैं और 5 छात्राएं हैं, और इसी प्रकार से सेकेंडरी स्कूल बूंदी में एक भी छात्र नहीं है और छात्राएं 42 है, और महात्मा गांधी स्कूल नीमाना में 11वीं में 1 है, 12वीं में 1 भी नहीं है, और इसी प्रकार से है बालचंद पाड़ा जो बूंदी में है, उसे बालक तो है 12 और बालिकाएं 7। अब माननीय सदस्य चाहते हैं कि इनमें सारे पद भर दिए जाएं। मुझे आपत्ति नहीं, मैं भरना भी चाहता हूं, लेकिन ये पर्याप्त नामांकन कर देंगे जिस दिन, उस दिन हम इनके पद भर देंगे। माननीय सदस्य, हो गया। अगला प्रश्न श्री पब्बाराम विश्नोई, प्रश्न संख्या 110। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र फलोदी की 31 ग्राम पंचायतें पशु चिकित्सा संस्था विहीन है, जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, नवीन पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार विभागीय मापदंड पूर्ण होने पर खोली जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी व वित्त मंत्री जी ने बजट घोषणा 2024-25 में 500 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की घोषणा की है, जिनमें आवश्यकता अनुसार फलोदी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में परीक्षण कराकर आवश्यकता अनुसार खोलेंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, जहां पशु चिकित्सा उपकेंद्र स्वीकृत है वहां पर भवन निर्माण कब तक करा दिए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि फलोदी में जहाँ भी भवनों की कमी है उनको एक बार जांच करवा लेंगे और आवश्यकता अनुसार बजट की उपलब्धता के आधार पर इनसे राय करके आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता से इनके कार्य करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष, एक ही बार माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को और मंत्री जी को कि आपने 108 की तर्ज पर हर पंचायत समिति में एक वैन भेजी है और उसके अंदर स्टाफ भी है।
और हर जगह जाकर के पशुपालक के घर पर जाकर के वो इलाज करती है, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। परंतु पिछले सरकार के दौरान जिस प्रकार से ये घोषणाएं हुई, वो उस तरह की घोषणाएं थी कि कहते हैं एक शंख हुआ करता था, उस शंख से पूछते थे कि मुझे जितना दोगे उसके 10 गुना दोगे, तो मैंने वो संसदीय शब्द हटा दिया, वो सिर्फ शंख ही बोल रहा हूं मैं। तो इन्होंने इस तरह से की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि इस प्रकार की घोषणाएं हैं तो स्वीकृत पदों को कब तक, अब उसमें आप लोगों ने कोई पद भी नहीं भरे थे, परंतु आपसे निवेदन करता हूं कि स्वीकृत पदों को कब तक भर दिया जाएगा, ये निवेदन है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने पूरे राजस्थान में उपकेंद्र खूब खोले। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जनता की सुविधा के लिए खोले। उपकेंद्र 2422 खोले। उपकेंद्र से चिकित्सालय में 325 कर्मोन्नत किए। औषधालय से 198 चिकित्सालय में कर्मोन्नत किए। पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में शीतोत्तर किए और 10 को प्रथम श्रेणी से पॉलीक्लिनिक में किए। लेकिन इन्होंने उनके लिए भवनों का बजट का प्रावधान नहीं रखा। कई भवन आज भी खाली पड़े, बिना भवनों के वे केंद्र चल रहे हैं। और ऐसे 900 शीतोत्तर के ऐसे जो है केंद्र, उपकेंद्र, जहाँ पे पशुधन सहायक भी नहीं है और भवन भी नहीं है, कागजों में ही वो चल रहे हैं। तो इसके लिए हम निश्चित रूप से इसमें प्राथमिकता से काम करेंगे और इनके लिए पूरा प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है डॉक्टर प्रियंका चौधरी। प्रश्न संख्या 111। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष मेरे पास जवाब आ गया अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहें तो मैं सीधा पूरा प्रश्न पूछ। जो मेरी मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें 2018-19 वित्तीय वर्ष से लेकर 2023-24 31 दिसंबर तक का विवरण है। और उसमें मेरी जानकारी में आया है कि जो प्रायोरिटी एरियाज़ तय किए गए हैं कि कुछ एरियाज़ हैं जो हाई प्रायोरिटी एरियाज़ है और कुछ है दूसरे अदर प्रायोरिटी एरियाज़। लेकिन जो फंड खर्च किया गया है हाई प्रायोरिटी एरिया में मुख्य रूप से पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए, तो एनवायरनमेंट पे 2018 के बाद से 1 रुपया भी बाड़मेर में खर्च नहीं किया गया। स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार देने का जो हाई प्रायोरिटी क्षेत्र का विषय है उसमें भी मेरी जानकारी में अभी तक कोई काम पिछले 5 वर्षों में नहीं किया गया। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो 168 करोड़ 23 लाख की राशि प्राप्त हुई है पिछले 5 वित्तीय वर्षों में, तो क्या उक्त राशि का उपयोग तय प्राथमिकताओं में खर्च करने के मद के अलावा भी किसी और अन्य मद में किया गया है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा बाड़मेर के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर 4 काम हुए हैं। एक तो इनका ग्राम पंचायत गेहूं है, उसमें 37 लाख, रानी गांव में 80,000, विशाला में 80,000 और विशाला में दूसरा 80 लाख के जो हैं ये खाली प्लांटेशन पे काम हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय विधायिका को मैं बताना चाहूँगा कि आपके यहाँ पर जो DMFT जो मीटिंग है वो कई वर्षों से मेरे ख्याल में 2012-13 से हुई ही नहीं है। पहले तो जिला प्रमुख थे इसके चेयरमैन, उसके पश्चात मंत्री जी बन गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार अब इनको कलेक्टर को बनाया है। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट अधिकांश जो फंड जो आता है ये DMFT का, ये आपके बाड़मेर विधानसभा से ही आता है, बाड़मेर जिले का। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कलेक्टर साहब से बात करके जो भी आपका आगे जो फंड आएगा उसके अंदर, अब जैसे रोड्स है, अब मिसिंग लिंक की बहुत रोड्स ली गई अध्यक्ष महोदय। रोड्स, डमर रोड बनाने का मतलब भी ये एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है पोल्यूशन का कि पक्की रोड के अंदर फिर मिट्टी नहीं उड़ती है। तो वहाँ पर आपके कोई सिलिकोसिस के कोई केस नहीं है। आपके PHC में भी पैसा खर्च किया हुआ है, आपके थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन किया हुआ है। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जब आगे का जो बजट होगा और हमारी सरकार के तहत हम एनवायरनमेंट को हम प्राथमिकता देंगे
और कलेक्टर को हम उनको डायरेक्शन देके कि एनवायरनमेंट के अंदर आप थोड़ा बजट ज़्यादा एलोकेट करें। और क्या? जी, एक प्रश्न और है। आपने बिल्कुल सही फरमाया मंत्री जी कि जो 168 करोड़ 23 लाख की आमदनी पूरे जिले से हुई है, उसमें से सबसे ज़्यादा हिस्सा बाड़मेर विधानसभा से है जो कि 73% है। लेकिन पिछले 5 साल का अगर व्यय राशि देखें तो केवल 23% ही खर्च हुई है, मतलब जो कि बहुत ही कम है। 40 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। हमारी मुख्य समस्या वहाँ युवाओं के रोजगार की है और पर्यावरण की है। तो मैं आपसे फिर से एक बार प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्या युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार को लेकर भी कोई स्पष्ट नीति बनाकर, ट्रांसपेरेंसी रखकर, ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट कर युवाओं की योग्यता के अनुसार मेरिट के हिसाब से उनको रोजगार देने की व्यवस्था करने का विचार सरकार करती है? अगर हाँ तो कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, अब पिछले 5 साल में जो दुरुपयोग किया गया, अनियमितताएं करी गई, एक हमारे मारवाड़ में एक हमारी कहावत है, खावे सूर ठोकीजे पाडो, ठीक है ना। तो हम जो हैं, आपके जो भी फंड बचा है ये हमारे ऊपर आरोप नहीं आना चाहिए, हमारी सरकार पे। अभी 6 महीने हुए हैं। जो भी आपका जो बैलेंस पैसा बचा है और आगे का हम कलेक्टर को निर्देश देंगे, क्योंकि ये आपकी विधानसभा से बहुत ज़्यादा फंड आता है। हम प्राथमिकता में एनवायरनमेंट के जितने भी कार्य हैं आप आउटलाइन कर दीजिए, उनको प्राथमिकता देंगे। माननीय मंत्री जी, एक सेकंड। माननीय मंत्री जी, एक सुनिश्चित करिए माननीय मंत्री जी कि सारे जिलों में डीएमएफटी की मीटिंग है। अरे बैठिए, आपको अनुमति नहीं है। सारे जिलों को ये बता दें कि उनकी डीएमएफटी की मीटिंगें रेगुलर होती रहें, जो वर्षों तक नहीं होती कई बार। तो इसको निर्देश जारी करेंगे हर जगह जो नियमित होती रहे, इसकी व्यवस्था करें। अध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए। अध्यक्ष महोदय, प्रावधान ये है कि हर क्वार्टरली होनी चाहिए मीटिंग। रूल्स ऑफ डीजीएमएफटी इज कि हर एमएलए को उसमें अवश्य बुलाया जाए। इन लोगों ने सारा कलेक्टर को सौंप दिया था। अरे मैंने अरे मैंने कह दिया, उसके बाद क्या बचा? नहीं, कलेक्टर को सौंप दिया था उन्होंने, उसमें विधायकों को शामिल किया। कांग्रेस के राज में डीएमएफटी का पैसा सारा स्टेट को मिल गया। डीएमएफटी का पैसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होना चाहिए। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 112। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर मेरे को मिल चुका है। मैं माननीय मंत्री महोदय से 2 पूरक सवाल करना चाहूंगा। पहला सवाल मेरा ये है कि बालोतरा एक औद्योगिक नगरी है और बालोतरा जिला हेडक्वार्टर भी है। बालोतरा से सिवाना की जो रोड है, 1-1 फीट के खड्डे पड़े हैं और ये स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे नंबर 68। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट सत्र के अंदर ये आपने घोषणा नहीं की है, लेकिन इसको किसी भी मद के अंदर, चाहे ये आरएसएच मद के अंदर हो, और वैसे 2018 के अंदर ये सीआरआईएफ फंड के तहत ये स्वीकृत भी हो गई थी, लेकिन ये रोड अभी तक बनी नहीं है। तो एक इस रोड की बनाने की आप थोड़ी सी घोषणा करावे, अति मेहरबानी होगी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क अभी जहां क्षतिग्रस्त है वहां पर तो रिपेयरिंग का कार्य करवा रहे हैं। चूंकि ये सड़क नरेगा द्वारा वाइडिंग का कार्य करवाया गया था, तो अब ये पीडब्ल्यूडी के अप टू मार्क है या नहीं है, रोड सेफ्टी के अनुसार जो है, रोड सेफ्टी रूल्स के अनुसार जो है, नॉर्म्स के अनुसार है या नहीं है, सड़क का लेवल क्या है, इसके लिए विस्तृत तकनीमा रिपोर्ट बनाकर इसकी डीपीआर तैयार करवाई जा रही है पीडब्ल्यूडी द्वारा, और इसका एस्टिमेट तैयार करके फिर जितना जल्दी होगा चरणबद्ध तरीके से जो है इसमें इसका कार्य करवाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरा क्वेश्चन और है कि ये जो बालोतरा औद्योगिक नगरी है, इसका पाली से ज्यादा कनेक्शन है और ये रोड बालोतरा से समदड़ी होते हुए सीधी पाली जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप इस रोड को नेशनल हाईवे के लिए यहाँ से अपना है जो सरकार की तरफ से अनुशंसा केंद्र सरकार को भिजावें तो अति मेहरबानी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये एनएचआई का विषय है और हम जो है नियमानुसार इसका प्रस्ताव तैयार करवा के परीक्षण करवा कर इसको जो है केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भिजवा दिया जाए। अगला बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 113। माननीय मंत्री जी। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत कार्यालयों में लोक सुनवाई सहायता केंद्र स्थापित किए गए। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लोक सुनवाई सहायता केंद्र का प्रबंधन राज्य सरकार के आदेश दिनांक
9/4/2013 में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। आदेश की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत कार्यालयों में लोक सुनवाई सहायता केंद्र संचालित हो रहे हैं। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। लोक सुनवाई सहायता केंद्र को सक्षम एवं प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेश परिपत्र निर्देश जारी किए गए। आदेश परिपत्र निर्देश दिनांक 25/10/2019, 2/3/2021, 9/3/2021, 19/4/2022, 8/2/2024, 13/3/2024 का विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। जिलों में स्थित सहायक निदेशक लोक सेवाएं कार्यालय को राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के संबंध में प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण हेतु जिले में प्रतिवर्ष राज्य स्तर में बजट आवंटित किया जाता है। ग्राम पंचायत में लोक सुनवाई सहायता केंद्र के माध्यम से जन सुनवाई के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 9/3/2021 और 19/4/2022 के तहत माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर सभी विभागों के ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है उसमें ये अंकित किया गया है कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में माह के प्रथम गुरुवार को जनसुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक शुक्रवार को त्रिस्तरीय सुनवाई व्यवस्था जिला स्तर, उपखंड स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर दोपहर 12 से दिन में 3 बजे तक करने के निर्देश दिए गए हैं और प्रत्येक पंचायतों में हर दिन कार्य दिवस में 10 से 12 बजे तक लोक सुनवाई केंद्र खुला रखकर परिवाद लेने के निर्देश दिए गए हैं, किंतु ग्राम पंचायत कार्यालय प्रतिदिन खुलते ही नहीं है। राज्य सरकार इन निर्देशों की पालना के लिए क्या क्या कार्रवाई कर रही है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार के निर्देशानुसार माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई की जा रही है। विगत 3 वर्षों में चुनाव आचार संहिता अवधि यथा लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों को छोड़कर नियमित रूप से जन सुनवाई हुई है। राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा राजकीय कार्य दिवसों में ग्राम पंचायत कार्यालय को प्रतिदिन खोलने के निर्देश हैं। प्रतिदिन पंचायत कार्यालयों में आने वाले परिवादी की सुनवाई की जाती है और मैं माननीय सदस्य को आपके मार्फत बताना चाहूँगा, उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। अरे आप बैठे, मैं माननीय उनके प्रश्न का उत्तर दो। मैं बता रहा हूँ माननीय, ये पढ़िए मत। माननीय, अरे भाई, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लगा देना, आपका आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, समय समय पर अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में 8 फरवरी 2024, 13/3/2024 को जो निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद में मैं जानकारी माननीय सदस्य को देना चाहूँगा। राजस्थान संपर्क पोर्टल की भी तुलनात्मक जानकारी भी देना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय पर जो शिकायतें प्राप्त होती थी उसका एवरेज डिस्पोजल टाइम 45 दिन होता था, लेकिन जब से ये नए निर्देश जारी किए गए उसके बाद में 15 दिन के अंदर शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है और पहले की तुलना में पहले 47% उन शिकायतों पर रिलीफ था, अब वो 8% बढ़ के 54% हुआ है। माननीय सदस्य और दूसरा पूरा, अरे आपको अनुमति नहीं है माननीय सदस्य, आपको अनुमति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन के साथ साथ मेरी भी यही बात है, हर सदस्य के द्वारा मैं ये बात रख सकती हूँ कि निर्देश टाइम टू टाइम बहुत बार दिए गए हैं, जिसका विवरण बहुत अच्छे से हमें मिला है। विगत राज्य सरकार की और हमारे इस सरकार की अगर तुलना करें तो वो विवरण भी आपने जैसा कि बताया कि हाँ बेटर हो रही है व्यवस्था, लेकिन आज भी पीड़ा यही है कि
एवरीडे मॉनिटरिंग 10 से 12 बजे, मेरे साथ भी पिछली बार जब मैं विधायक थी, मैं 1 मिनट लूँगी, तब हमारी गोगाथला पंचायत के अंदर जब मैं गई, सुबह बंद था, ताला लग रहा था पंचायत पर, तो स्थिति उसको सुधारने के लिए अगर कोई कमेटी का गठन या कोई आप अधिकारियों को कि वो कभी भी जाकर उसकी कर सके, तो इसके लिए हम सरकार द्वारा कोई मॉनिटरिंग टीम बिठाएं। निर्देश तो बहुत बार दिए, क्या हम ऐसी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदस्य को बताना चाहूँगा कि ये जो बताया गया ग्राम पंचायत स्तर है, ब्लॉक स्तर है, जिला स्तर है, इसके अंदर वीसी के मार्फत कलेक्टर के द्वारा, संभागीय आयुक्त के द्वारा एवं चीफ सेक्रेटरी भी वीसी में इसकी 2 दिन के लिए मॉनिटरिंग करते हैं महीने में। संभागीय आयुक्त भी 2 दिन के लिए इनके अंदर 2 ग्राम पंचायतों में जुड़ते हैं, कलेक्टर में भी जुड़ते हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि ये लगातार ये हर चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है और मैं आपको माननीय मंत्री जी, सरकार सुनिश्चित करे कि बैठ के लगातार हो और समस्याओं का समाधान जनता का हो। अगला प्रश्न बिल्कुल माननीय श्री घनश्याम हो गया। अगला प्रश्न पुकार लिया माननीय सदस्य, प्रश्न कोई नहीं, पूरे प्रश्न के अलावा किसी को अनुमति नहीं है। माननीय घनश्याम, प्रश्न संख्या 114। माननीय मंत्री जी, जवाब मेरे पास आ चुका है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं ना, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अप्रैल से अब तक इस मद में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई और कितनी उस पर खर्च हुई है। इसके अलावा दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है कि इस योजना के तहत कितने लोगों को लाभान्वित हुआ है अभी तक। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, प्रश्न में मेन जो मूल प्रश्न इन्होंने पूछा है, इन्होंने 5 साल के आंकड़े मांगे हैं। तो 5 साल जब जो ये वित्तीय वर्ष है, माननीय सदस्य बातें नहीं, जो लास्ट वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 को खत्म होता है। आपने सब जितने भी प्रश्न पूछे उन्होंने ये 5 साल की बात करी है। अभी जो पिछले 5 साल में 23 लाख बेनिफिशियरीज जो हैं, वो 5 साल का तो आ गया आपने मंत्री महोदय, 5 साल का तो इसमें जवाब आ गया। उनको पूछे दीजिए। 4 महीने। हरिमोहन जी, माननीय सदस्य आपके पूछ रहे हैं, उनको पूछने दीजिए। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 साल का जवाब आ गया और हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जितना बजट दिया वो पूरा खर्च हो गया। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं अब ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अब आज तक 31 मार्च से अब तक कितना इनने पैसा दिया और वो कितना खर्च बजट तो प्रस्तुत हुआ है, उसके साथ कितने लोग लाभान्वित हुए। अरे बजट तो आज दे रहे हैं। आप बैठिए अध्यक्ष महोदय, आप बैठिए, मैं वस्तु स्थिति बता रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा हूं। एक मेरा अध्यक्ष महोदय, अरे वस्तु स्थिति बता रहा हूँ, बजट अभी पारित होना है। एक अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हॉस्पिटलों में रेबीज की दवा नहीं है, स्नेक वाइट की इंजेक्शन नहीं है। हम कई महीने से लगातार सीओएमएचओ से, उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं, आज तक वहां दवा उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो इस मामले में भी मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ये दवाइयां कब तक उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारी जो चिरंजीवी योजना थी वो बंद की है, तो उसके भी लोगों पे भारी असर है। लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही है, जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये कब तक आप कराते हैं। हाँ, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न के अंदर 5 साल का पूछा था, अब ये कहते हैं कि भाई उत्तर सुनिए। आप कहते हैं कि मई में कितना खर्च हुआ था, तो ये जो 3 महीने का 4 महीने का कह रहे हैं, ये आपको सूचना आज भेज दी जाएगी। परंतु अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपने एक बात जो छिपाई है कि आपके कार्यकाल के अंदर इन्हीं के जिले के अंदर, इन्हीं की विधानसभा और दूसरी में बहुत भारी राशि जो है वो ये खर्च कर नहीं पाए दवाइयों पे। इसके अंदर जो है करौली विधानसभा के अंदर 13 लाख वो पैसा बच गया। यहाँ पर आपके इनके सपोर्टरा के अंदर लगभग 1 करोड़, टोडा भीम के अंदर 1,20,000, ऐसे जो है आपके करौली विधानसभा में 1,02,000, हिंडौन के अंदर 1,18,000, टोडा ये वर्ष बाय वर्ष जो है 1 साल इन्होंने 1.25 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए।
तो इसका आपकी जो सूचना जो 3 महीने की मैं आपको आज ही दे दूंगा। मैं श्री मनोज कुमार, इसमें तो जवाब आया, आपने 0-0 बताया है। श्री मनोज कुमार, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, संख्या 115, ये गंभीर प्रश्न है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या सरकार इस योजना को आगे जारी रखना चाहती है? बैठिए। क्या सरकार इस योजना को आगे जारी रखना चाहती है या नहीं? सरकार बिल्कुल जारी रखेगी और इसको बेहतर करेगी। आपने जो चलाया प्रश्न संख्या 115। माननीय मंत्री जी। खंड 1, विधानसभा सादुलपुर की पंचायत समिति राजगढ़ में विगत 3 वर्षों के दौरान पंचायत समिति मद से नलकूप स्वीकृत किए गए हैं, जिनके स्थान का विवरण परिशिष्ट 1 के कॉलम संख्या 4 में अंकित है। खंड 2, जी नहीं, निजी खातेदारी भूमि में नहीं लगाए गए हैं। खंड 3, उक्त स्वीकृत 16 नलकूप में से 5 नलकूप पूर्ण हुए हैं, जो सभी क्रियाशील हैं। गारंटी अवधि में खराब हैंडपंप एवं नलकूपों को संबंधित कार्यकारी एजेंसी से ठीक करवाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये 16 नलकूप 3 वर्ष में स्वीकृत हुए, ये कब स्वीकृत हुए, कब वर्क ऑर्डर जारी हुआ, किस एजेंसी के नाम हुआ और कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया? क्या लंबे अरसे से पेंडिंग इनके खिलाफ जो भुगतान कर दिया गया उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मंशा रखते हैं? माननीय मंत्री जी। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत विस्तृत जानकारी चाहिए, मैं दे रहा हूँ। नुहद में राजगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत नुहद में सार्वजनिक ट्यूबवेल निर्माण 33 केवी के पास वही क्रियाशील है। दूसरा है, नुहद में ही सार्वजनिक ट्यूबवेल निर्माण ग्राम बास मामराज में स्वीकृत हुआ है। ये 7/1/2022 को हुआ था और इसमें 7,92,000 रुपये खर्च हो चुके हैं और एक गैर मुमकिन कुआं के पास बना है। थिरपाली बड़ी में पेयजल हेतु कुआं निर्माण खातियों की बाड़ी अमर सिंह जागीर के पास बना है और ये कार्य अभी पूर्ण नहीं है, बिजली का कनेक्शन लंबित है और ये 12/10/22 को स्वीकृत हुआ था और इसमें 12/10/22 हाँ, इसमें 9,48,000 रुपये खर्च हुए हैं और इसमें ये गैर मुमकिन आबादी में है। और इसी प्रकार से गुगलवा पंचायत में सार्वजनिक कूप निर्माण सहित स्मारक बालान के पास स्वीकृत हुआ है। इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, बिजली का कनेक्शन अभी लंबित है। ये 1/12/2022 को स्वीकृत हुआ था। इसमें 8,43,000 रुपये खर्च हुए हैं और डिमांड नोट हेतु विद्युत निगम को आवेदन किया हुआ है। थिरपाली बड़ी में पेयजल ट्यूबवेल गुजरा का मोहल्ला देवनारायण मंदिर के पास लगाया गया है, कार्य पूर्ण नहीं है, बिजली का कनेक्शन अभी लंबित है। इसमें 9,98,000 रुपये खर्च हुए हैं। गुगलवा में ही दूसरा सार्वजनिक कुआं निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र आकर्षित हो गया। गुगलवा हुआ एक क्रियाशील है और इसमें 8,22,000 रुपये खर्च हुए हैं। उसका बाद गुगलवा में एक ट्यूबवेल लगा है जो उसका कार्य पूर्ण नहीं है, बिजली का कनेक्शन लंबित है। इसी प्रकार से नौरंगपुरा में ये सार्वजनिक ट्यूबवेल कुल्हड़ियों के मोहल्ले में नौरंगपुरा में है जो क्रियाशील है और इसके ऊपर 3 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सुलखनिया छोटा में सिंगल फेज बोरवेल निर्माण आंगनबाड़ी के पास सुलखनिया बड़ा में लगा है, इसका कार्य पूर्ण नहीं है, बिजली का कनेक्शन अभी लंबित है। इस पर 6 लाख रुपए खर्च हुए हैं। पर्याप्त हो गया? नहीं, 16 है सर, इन्होंने सबका पूछा है। अगला प्रश्न। नुहद में ही ट्यूबवेल निर्माण मीणा व खातियों की ढाणी के पास लगा, इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, बिजली का कनेक्शन बाकी है। पूरा बताओ उनका इतना सा आग्रह जवाब से मैं ये चाहता हूं 2022 से 21 से पेंडिंग है, जनता को 8-8 लाख रुपए के ट्यूबवेल पर खर्च हो गए, अभी तक वो लोगों को लाभ नहीं मिला। क्या सरकार की मंशा उनकी जांच करे या तुरंत प्रभाव से कितने दिन में बोरवेल को चालू करा देंगे? ठीक, पूरा इसका उत्तर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि कनेक्शन नहीं होता है, ट्यूबवेल चालू नहीं होता है तो जितना पैसा उसमें लगता है वो निष्फल हो जाता है। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि 22 का ट्यूबवेल
22 का ट्यूबवेल 2024 जनवरी तक भी पूर्ण नहीं हुआ था।